बच्चों, तो आज का जो लेक्चर है लाइट का वो हमारा थर्ड लेक्चर है क्लास 10th के लिए। फर्स्ट लेक्चर में हमने बिल्कुल बेसिक बात की, सेकंड लेक्चर में हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे सारे, और अब जो थर्ड लेक्चर हमारे पास है उसमें हम शुरू करने वाले हैं बेटा इमेज क्या होती है और मिरर क्या होता है, कितने टाइप्स ऑफ मिरर होते हैं और किस तरह से उनका हमारे पास बिहेवियर रहेगा, वो सारा वन बाय वन हम देखने वाले हैं। ठीक है, सो आज का एजेंडा मेनली रहेगा हमारे पास में प्लेन मिरर के ऊपर। इन सबको बेसिक डेफिनेशन देखते हुए प्लेन मिरर की डिटेल बात करेंगे हम। सो आई एम प्रदीप कुमार, IITian, और आप देख रहे हैं पहल क्लासेज। ओके, सो देखिए बच्चों, सो सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास में रियल इमेज। तो बेटा मैंने डेफिनेशंस पहले ही लिख ली है ताकि थोड़ा टाइम सेव हो हमारा। सो रियल इमेज क्या होती है बेटा, समझो। आप क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप सुबह सुबह उठते हो और कांच के सामने गए, तो आप जब कांच के सामने उठ के जाते हो अपना ब्रश करने के लिए, किसी भी चीज के लिए समझ लो हम देखते हैं, तो जो इमेज बनती है दैट इज द वर्चुअल इमेज। क्यों? क्योंकि आप उसे स्क्रीन पे नहीं ले सकते। एक सबसे बड़ा डिस्टिंक्शन यही होता है। तो जब इमेज जो बनती है उसे आप स्क्रीन वगैरह पे नहीं ले पाए, या फिर जो डाइवर्ज रेज से बनती है, ऐसी इमेज को तो हम वर्चुअल बोलते हैं। दूसरा एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बच्चों, आपने प्रोजेक्टर का यूज देखा होगा ना, जब प्रोजेक्टर रन करते हैं हम, तो जब प्रोजेक्टर हम चलाते हैं बच्चा, तो जो प्रोजेक्टर चलेगा तो प्रोजेक्टर से जो लाइट आती है उससे इमेज बनती है सामने स्क्रीन पे। तो उस तरह से प्रोजेक्टर में जो इमेज का सेशन होता है, इमेज का तरीका होता है, दैट इज काइंड ऑफ अ रियल इमेज फॉर्मेशन टाइप से। ठीक है, तो काफी जगह रियल और वर्चुअल इमेज होती है। तो आइए देखते हैं, समझते हैं ये होता है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम बोलते हैं बेटा रियल इमेज जो होती है वो फॉर्म होती है बाय कन्वर्जिंग रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। मतलब रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन होने के बाद यदि रेज आपस में मिल जाए, ठीक है, तो ऐसी रेज जो है वो कैसी इमेज बनाती है, रियल इमेज बनाती है। आया बात समझ सबको कि जब यदि रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद रेज आपस में मिल जाए तो ऐसी रेज बनाएगी रियल इमेज। रियल इमेज की एक सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पे इसको हम ले सकते हैं। अच्छा बेटा कुछ बातें मैं आपको बताऊं यहाँ पे, इनकी और खास बात होती है, जैसे मैग्निफिकेशन पे भी हम कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, इनके नेचर पे भी हम कमेंट कर सकते हैं, बट वो सारी बातें स्पेसिफिकली जब हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे और रिफ्रैक्शन की तब हम करेंगे कि इसके केस में क्या होता है, ऐसा कैसे होता है। ठीक है, तो वन बाय वन सब कुछ सीखेंगे हम, डोंट वरी अबाउट दैट। दूसरा देखो वर्चुअल इमेज, ठीक है जी। सो इट इज फॉर्म्ड बाय एक्सटेंडिंग द डाइवर्ज रेज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो क्या हुआ, हमारे मिरर से टकराया और डाइवर्ज हो गई रेज, तो ऐसे दूर चली गई, बट उनको जो पीछे बढ़ाऊंगा तो यहाँ आके जैसे मिल गई वो, तो वो डाइवर्ज रेज को बैकवर्ड डायरेक्शन में बढ़ाने पे यदि वो किसी पॉइंट पे मीट कर जाती है तो इस केस में क्या बनता है, हमारा वर्चुअल इमेज बनती है, और इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। क्या कंसेप्ट समझ आया सब बच्चों को कि यदि डाइवर्ज रेज जो होगी वो हमारे पास में पीछे बढ़ाने पे मिल जाएगी, उसको हम वर्चुअल इमेज बोल दिया करेंगे। गुड, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब देखो बेटा मिरर की डेफिनेशन है, मिरर हम किसे बोलते हैं। आप सबको पता है बेटा कि मिरर जो होता है एक तरह का, सबने देखा है, देखा सबने, बट डिफाइन कैसे करें हम, उसको बताए कैसे। तो हम बोलते हैं बेटा मिरर जो होता है वो एक तरह का ऑप्टिकल मीडियम होता है या ऑप्टिकल सरफेस होती है जो क्या करती है, रेज को बेटा रिफ्लेक्ट करती है। और रिफ्लेक्शन क्या होता है आपको सिखाया था कि सेम मीडियम में आ जाना, तो रिफ्लेक्ट करती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो हमें ऑब्जेक्ट को या तो डाइवर्ज करेगी या कन्वर्ज करेगी, उससे इमेज फॉर्मेशन होता है। आया बात समझ में आपको कि रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है जो इधर डाइवर्ज करता है या कन्वर्ज करता है और इमेज फॉर्मेशन करता है। तो चलिए डेफिनेशन देख लेते हैं। तो मिरर्स आर ऑप्टिकल सरफेस होती हैं which by reflecting light rays either diverge them or convert them to a point and form an image। तो बेटा या तो डाइवर्ज कर देगा, कन्वर्ज कर देगा एक पॉइंट पे, तो उससे इमेज बनती है, और डाइवर्ज किया तो उसको पीछे बढ़ाने पे बनेगी। ये सारी बातें कर ली, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब आप देखोगे तो बेटा मिरर्स की बात करें तो मिरर्स जनरली होते कैसे, बनते कैसे हो, धीरे धीरे हम सारी बात करेंगे। बट जनरली क्या होता है बेटा, इनमें एक सरफेस, ये बनते एक तरह से ग्लास टाइप मटेरियल से ही है। वन सरफेस इनकी पॉलिश्ड होती है। वन सरफेस जो होती है बेटा वो किस तरह से होती है, पॉलिश, उस पे पॉलिशिंग वगैरह कर दी जाती है। क्या होता है धीरे धीरे देखेंगे हम, ठीक है। हमारे सिलेबस में बेटा हम मेनली 2 टाइप्स के मिरर्स देखते हैं। पहला टाइप होता है हमारे पास में मिरर्स का, दैट इज प्लेन मिरर।
तो प्लेन मिरर की भी हम बात करेंगे अच्छे से। और जो दूसरा टाइप हमारे पास होता है वो रहता है हमारे पास में स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, क्या सब बच्चों को बातें समझ आई? क्या क्या रहेगा? पहला रहेगा प्लेन मिरर और दूसरा हो जाएगा स्फेरिकल मिरर। चलिए बहुत अच्छी बात। तो ये पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे। क्या रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, मिरर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के मिरर हमारे पास है। आइए अब आगे बढ़ाते हैं कहानी को और हम अब देखेंगे प्लेन मिरर क्या होता है। देखो बच्चों, प्लेन मिरर जो हमारे पास रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है। दिस इज द प्लेन मिरर। ठीक है। अब प्लेन मिरर में क्या होता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होती है वो प्लेन होती है। तो मेन क्या खास बात है इसकी, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो रहेगी वो प्लेन रहती है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज प्लेन। ठीक है, प्लेन, बिल्कुल प्लेन टाइप से रहती है। और देखो ये जो डैश डैश दिखाते हैं हम पीछे, वो बताता है बेटा पॉलिश हो रखी है। तो हमने कैसे बनाया इसको, बेटा आपने कांच लिया, ग्लास, उसके एक तरफ आपने पॉलिशिंग कर दी, तो इससे क्या होगा, लाइट आगे नहीं जा पाएगी, मोस्ट ऑफ द लाइट रिफ्लेक्ट होके आ जाएगी। तो यहां से बेटा क्या हुआ, अब ध्यान दो, कभी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूं, हमें इमेज बनानी है, कभी भी इमेज फॉर्म करनी है, तो वी विल रिक्वायर मिनिमम 2 रेज। उससे ज्यादा लो तो आपकी मर्जी, कम से कम 2 रे की हमें जरूरत होगी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमेशा। तो कम से कम 2 रे हम ले लेंगे, उससे इमेज बनाएंगे, काम चल जाएगा हमारा। ठीक है, ज्यादा लो तो आपकी मर्जी, आपके पास टाइम है तो ले सकते हैं ज्यादा भी। ठीक है बेटा। तो देखो यहाँ पे हमने 2 रे ली, कौन सी, एक तो हमने सीधी वाली ले ली। तो बेटा जो सीधी इंसिडेंट करेगी 90 पे, तो आपने देखा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो वैसे की वैसे ही वापस आ जाएगी। याद है रिफ्लेक्शन के लो या नहीं याद है? नहीं याद तो प्रीवियस लेक्चर देख लो फटाफट से। तो जितना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सेम एक रे हमने इस तरह से ले ली और दूसरी रे हमने इस तरह से ले ली, तो ये बेटा मूव होके इधर जाएगी, रिफ्लेक्ट होके। बट जब हम देखेंगे बेटा इन दोनों रे को आगे बढ़ाएंगे तो ये इस पॉइंट पे मिलती है। सिमिलरली आप यहां से भी कुछ रेज ले लेंगे तो वो इसी पॉइंट पे मिलेगी। तो हम इस तरह से डायग्राम ड्रॉ करते हैं। चलो बहुत अच्छी बात समझ आ गई बच्चा आपको। चलो देखते हैं बच्चों, अब समझो कुछ बातें जो बहुत इंपॉर्टेंट है प्लेन मिरर के लिए। पहली बात तो बताओ, इमेज की नेचर पे बात कर ले हम। तो बच्चों सभी आप बताओ कैसा नेचर है। सबसे पहली बात तो मुझे बताओ, क्या कन्वर्जिंग रे मिल रही है, डाइवर्ज रे को आगे बढ़ाने पे मिल रही है? देखोगे तो बेटा रेज तो डाइवर्ज हो रही है, बट क्या इनको पीछे बढ़ाने पे मिल रही है? ये बिल्कुल मिल रही है। तो इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल। ठीक है। अब एक टर्म आता है बेटा इरेक्ट इमेज है, या फिर हमारी इमेज जो है वो बेटा इन्वर्टेड है। तो इरेक्ट का मतलब होता है बेटा सीधी इमेज होना, और इन्वर्टेड मतलब क्या रहती है, जो बेटा उल्टी इमेज बनती है। ठीक है, तो ये दो तरह से हमारे पास में मेन रहता है। एक आपकी किस तरह की इमेज हो जाएगी, इरेक्ट इमेज हो जाएगी, और एक होती है वर्चुअल इमेज। तो देखो फटाफट से क्या रहेगा, तो ये कैसी बन रही है, सीधी थी तो सीधी बन रही है, तो ये हो जाएगी इरेक्ट। दूसरा देखो, एक तो खास बात वर्चुअल इरेक्ट, दूसरी बात सेम साइज की बनती है, सेम साइज एज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की जैसी साइज होती है उसी साइज की इमेज भी बनती है। चौथी और इंपॉर्टेंट बात जो सबसे ध्यान में रखने की है, पहली बात वर्चुअल इरेक्ट सेम साइज, कैसी बनेगी, सेम साइज की बनेगी। एंड लास्ट एंड फाइनल बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारी रहती है, दैट इज दिस, कि जितना ऑब्जेक्ट इमेज के आगे होता है, सॉरी जितना ऑब्जेक्ट मिरर के आगे होता है, इमेज उतना ही मिरर के पीछे बनती है। मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज सेम फॉर मिरर। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें ध्यान में रखनी है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे मैं डिस्कस करना चाहूंगा बच्चों आपके साथ, समझना। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मान लो बेटा मैं इसमें कोई भी दो कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स लूं। कोरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स का मतलब समझ लो, जितना ऊपर यहाँ लिया उतना ही ऊपर में यहाँ पे लूं। तो यदि इन पॉइंट्स को मैं ज्वाइन करूं, ठीक है बच्चों, यदि इन पॉइंट्स को हम ज्वाइन करें तो मिरर जो होता है वो इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के रूप में एक्ट करता है।
तो हम क्या बोलते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अब हम लिखेंगे यहाँ, आप बच्चों उनको भी नोट करना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है वो ये है, सबसे पहला मिरर एक्ट एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या होता है, मिरर एक्ट एज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ लाइन ज्वाइनिंग। तो बेटा इस तरह लिखेंगे, ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ठीक है, समझ आया सब बच्चों को कि क्या बोल रहे हैं हम? आप भी साथ में लिखिए ये सब डेफिनेशंस कि दो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स को जोड़ने वाली कोई भी लाइन बनाओगे तो मिरर उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह एक्ट करता है। कहाँ काम आता है ये कंसेप्ट? बेटा यहाँ तो सीधा ऑब्जेक्ट है, मैं कुछ ऐसा तिरछा ऑब्जेक्ट दे दूं तो क्या करोगे? तो ये कंसेप्ट काम में आता है फिर हमारे। ठीक है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हम बात कर ले तो वो रहता है बेटा कि जितना मिरर के आगे ऑब्जेक्ट होगा, कोई भी पार्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट, उतना ही उसके पीछे इमेज का पार्ट होगा। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स जितना मिरर के आगे है उतना ही मिरर के पीछे होंगे। वैसे तो इससे क्लियर हो जाता है, बट मैं फिर से भी इसको लिख देता हूं। तो इसकी नीड नहीं है बेटा, अपन दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा क्या, समझो, इससे आप समझ जाओगे ना, दोबारा लिखने की नीड नहीं है कि यदि तिरछा भी होगा तो जो पॉइंट जितना आगे उतना ही पीछे बनेगा। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमें समझ में आ गया है। यहाँ पे दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि बेटा कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पास में ये जो मिरर है उसकी कितनी लेंथ सफिशिएंट है अपनी पूरी लेंथ देखने के लिए। तो यदि h हाइट का ऑब्जेक्ट है तो बेटा h/2 लेंथ ऑफ मिरर इज सफिशिएंट। तो ये आपको याद रखना है, डेरिवेशन जियोमेट्री से होता है, तो वो हम अपन करने के भी हमें नीड नहीं है। आप ध्यान रखें बच्चों, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काम में आता है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मिनिमम height of mirror required to see complete image of object of height h। तो ऑब्जेक्ट की हाइट h है, तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर कितनी आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू h/2। इसको प्रूफ किया जा सकता है बेटा, अभी मैं इसका प्रूफ नहीं कर रहा हूं, ज्योमेट्री कांसेप्ट्स यूज होते हैं। अभी के लिए आप इस बात को बस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के फॉर्म में याद रखोगे। क्या कि हमारे पास जो मेन बात है वो है कि यदि मिनिमम हाइट कोई पूछता है कितनी रिक्वायर्ड है पूरी कंप्लीट इमेज देखने के लिए, तो दैट इज h/2। ठीक है, इतना ध्यान रख लो कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है h, तो इतना ध्यान रखना है हमें अभी के लिए बेटा। बाकी सब बात, ये प्रूफ कैसे होता है वो बाद की बात है, अभी उस पर टेंशन नहीं करना। अभी प्रूफ तो आप इन सबको भी कर सकते हो। ठीक है, ज्योमेट्री से सारे प्रूफ्स होते हैं, बट हमारे लेवल पे यदि हम इतने प्रूफ्स में जाएंगे तो बेटा बहुत टाइम लग जाएगा इसको करने में। 12th क्लास में आप देखोगे तो आपको ये सारे प्रूफ्स वगैरह करवाए जाते हैं। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कौन सा है हमारे पास में, दैट इज कि आप देखोगे तो मिरर के सामने आप कभी खड़े होना तो आप अपना राइट हैंड रेज करोगे तो विद रिस्पेक्ट टू मिरर आप सामने वाले इंसान को देखोगे, तो वो उसका कौन सा हैंड होगा उसके रिस्पेक्ट में बताओ, वो उसका लेफ्ट हैंड होगा। इसी तरह आप यदि अपना लेफ्ट हैंड रेज करोगे तो उसके लिए वो राइट हैंड होगा। तो इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं बेटा लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन, तो प्लेन मिरर में क्या हमें देखने को मिलता है, लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। मतलब सीधा उल्टा दिखाई देता है, उल्टा सीधा दिखाई देता है। आप चाहे कांच के सामने खड़े होकर अपना राइट हैंड रेज करना तो आप देखोगे तो उसका कौन सा हैंड होगा, वो लेफ्ट हैंड होगा उसके लिए। ठीक है, इमेज के लिए। इसी कंसेप्ट का यूज आपको पता होगा बेटा, एम्बुलेंस वगैरह में यूज होता है ये। एम्बुलेंस में आप देखोगे तो एम्बुलेंस में जो बेटा लिखा होता है एम्बुलेंस, वो उल्टा लिखा होता है ताकि आगे की गाड़ी वाले को मिरर में वो सीधा दिख जाए और वो उसको रास्ता दे सके। तो ये कंसेप्ट है हमारा किस काम का, मिरर से रिलेटेड। तो देखो बेटा कौन कौन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखे हमने। इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इरेक्ट होगा, सेम साइज इज दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस सेम होगी। और ये पॉइंट भी इसी बात को बताता है एक तरह से कि दो कोरिस्पोंडिंग पॉइंट्स के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है। मिनिमम हाइट h/2 और लेटरल इन्वर्जन होता है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, लेफ्ट राइट हो जाता है, राइट लेफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस कंसेप्ट को हम क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। लेफ्ट हमारे पास में हो जाता है राइट की तरह और राइट हो जाता है किसकी तरह है, लेफ्ट की तरह।
तो ये कंसेप्ट हो गया हमारे पास में लेटरल इन्वर्जन का। चलिए, तो अब ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखने सारे पॉइंट्स टू पॉइंट्स, इतना आपको क्लियर है। तो अब हम क्या है कि इससे रिलेटेड बेटा क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम, और फिर उसके बाद देखते हैं कि आप कैसे आगे बढ़ते हो। ठीक है, तो चलिए। तो देखो बच्चों, थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस, वन बाय वन कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि आपका ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से है मिरर के सामने, और आपको क्या बताना है कि इमेज किस तरह से होगी। तो पहले बच्चों ये करो, आप वीडियो पॉज करो, यहाँ पे ये सारे क्वेश्चंस आप नोट डाउन करो और उनका आंसर निकालने की कोशिश करो। फिर आपका जब आंसर आ जाए तो फिर यहाँ पे मैच करो कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो देखो बेटा ये इस तरह से है। अब आपके पास कुछ ऑप्शन दे दिए, मान लो डी ऑप्शन भी होता कुछ। तो सबसे पहले समझो कि आंसर जो होगा वो क्या होगा, बनाते हैं, कोशिश करते हैं। तो बेटा आपको जो वो स्टेटमेंट लिखवाया था, मिरर इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो वो सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान दो, इस पॉइंट का इस तरह से बढ़ाओ तो ये उतनी ही दूर बनेगा ताकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बने, तो ये एरो यहां बन गया। इसी तरह ये पॉइंट भी उतनी ही दूर होगा ताकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बने, तो ये लो, ये इमेज बन गई। तो देखो कैसा किसमें आ रहा है, ये बी ऑप्शन में आ रहा है। चलिए अच्छी बात है, आगे ट्राई करो, ये वाला करने की कोशिश करो सभी बच्चे भी। आपसे ये सही नहीं हुआ था तो कैसे करेंगे, वही तरीका अपनाएंगे हम। देखो बच्चों, यहां से इसको कोरिस्पोंडिंग ये आ गया, तो ये एरो यहां आ गया। तो सिंपल सी बात है, जो लाइन आएगी ये लाइन कुछ इतनी दूर ही आ जाएगी। इसको देखो बेटा, ये पास है तो ये यहाँ आएगा। इसी तरह ये वाला पॉइंट भी यहाँ आ जाएगा, तो ये लो, ये लो। तो इमेज कैसे बनेगी, जो हमने रेड कलर से बनाया, तो इस तरह की इमेज बनेगी। तो बेटा देखो, वो जो लाइन था, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का जो फर्स्ट पॉइंट था, दैट वाज द वेरी पावरफुल कांसेप्ट। क्या कि वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की तरह काम करता है। तो ऐसे स्टेटमेंट्स आप ध्यान रखोगे तो आपके लिए भी बहुत आसान हो जाने वाला है काफी कुछ करना। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा क्वेश्चन बेटा, ऑब्जर्वर यहाँ पे एक आई बनी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, तो बताओ इमेज कहां बनेगी। आपके सामने तीन ऑप्शन है, ए बी और सी। तीन में से कहां पे इमेज बनेगी ऑब्जर्वर के देखने पे। ऑब्जर्वर को मतलब इमेज कहां देखेगी, मेन क्वेश्चन ये है। तो देखो क्या करेंगे बेटा, ध्यान दो, इमेज की पोजीशन फिक्स है, वो इररेस्पेक्टिव ऑफ ऑब्जर्वर होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। क्या, पोजीशन ऑफ इमेज इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर पोजीशन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है भी, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ऑब्जर्वर पोजीशन। तो सभी बच्चे इसको नोट डाउन कर लेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में आप लिख सकते हो। तो एक क्वेश्चन के थ्रू डिस्कशन हो गया इसका। देखो तो क्या होगा बेटा, ऑब्जेक्ट इतना दूर है और पॉइंट ऑब्जेक्ट है, तो ये लो यहीं पे तो इमेज बनेगी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। अब बेटा क्या होता है, कई बार बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, वो सोचते हैं यार ऑब्जेक्ट है, यहाँ से इसको देखने पे यहाँ बन जाएगी कि क्या कहाँ बन जाएगी, लाइक दैट, है ना। तो टेंशन नहीं लेनी है, याद रखो इमेज की पोजीशन मिरर की पोजीशन पे डिपेंड करती है। मिरर कहाँ है, कैसा है, ये इससे मतलब नहीं है कि ऑब्जर्वर कहाँ से देख रहा है। तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ऑब्जर्वर कहीं और से देख रहा है तो उसे अलग से इमेज दिखेगी। मेरी बात समझ पा रहे हैं सभी बच्चे। तो इट इज डिपेंडेंट ऑन द पोजीशन ऑफ मिरर और ऑब्जेक्ट, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर। तो बस आंसर क्या आ जाएगा, ए। अब देखो थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस बेटा कर ले। चलो, ये क्वेश्चन काफी थोड़ा अच्छा सवाल है, सब बच्चे पहले इसको अटेम्प्ट करने की ट्राई करेंगे। क्वेश्चन क्या है समझो, फाइंड आउट एंगल ऑफ इंसिडेंस सो रे रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर सेकंड रिफ्लेक्शन। मतलब हमें क्या करना है, इस पे बेटा मान लेते हैं, ये फर्स्ट वाला ले लेते हैं, सेकंड ले लेते हैं। तो हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस फाइंड करना है ताकि रे अपना पाथ रिट्रेस कर जाए। पाथ रिट्रेस का मतलब क्या होता है बेटा, उसी पाथ पे वापस आ जाए, कि जैसे टकराया और वापस आ गया। रिट्रेस करने का मतलब ये होता है। तो देखो क्या होगा, अच्छा रिट्रेस कब करती है, तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट पता होगा, मिरर जो होता है यदि उस पे रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट करे तो वापस उसी पाथ पे चली जाती है। पता है कि नहीं आप बच्चों को, कि मिरर पे परपेंडिकुलर आएगी तो परपेंडिकुलर ही चली जाएगी। तो हमें क्या बोला, ध्यान से देखो बच्चों, हमें बोला गया है कि सेकंड रिफ्लेक्शन के बाद होना चाहिए।
तो हमने क्या मान लिया कि इस तरह से कोई रे आती है मान लो, ठीक है, और जिसका एंगल ऑफ इंसिडेंस मान लेते हैं थीटा है। थीटा तो एक और दिया हुआ है तो इसको मान लो बेटा थीटा डैश, ठीक है। और यहां से ये इस तरह से जानी चाहिए कि इस पे परपेंडिकुलर गिरे। यदि हम ये इंश्योर कर दें कि इस सरफेस पे परपेंडिकुलर जानी चाहिए तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वापस रिट्रेस कर जाएगी, ठीक है। तो ये काम करना है तो अब ज्योमेट्री का खेल है। देखो बच्चों, ये थीटा डैश तो ये भी थीटा डैश, क्यों होगा बताओ? एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने क्या मान लिया कि थीटा डैश पे आई और ऐसे चली गई। चलिए अच्छी बात है। अब ज्योमेट्री लगानी है, कैसे करें बता? देखो बच्चों, थीटा एंगल है ये 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया? ये हो गया 90 माइनस थीटा, ठीक है। और ये ध्यान दो तो इस पूरे एंगल का समेशन कितना है? इस पूरे एंगल का समेशन है 90 के बराबर। एंगल ऑफ इंसिडेंस और नॉर्मल के साथ है, तो मैं क्या लिख सकता हूं? देखना सभी बच्चे, मैं लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा प्लस थीटा डैश इज इक्वल टू 90। तो यहां से क्या पता चला? यहां से पता चल गया कि जो थीटा डैश आ गया दैट इज इक्वल टू थीटा। अगर थीटा डैश थीटा है तो ये भी कितना हो गया? थीटा के बराबर। तो सोचो क्या आंसर आया कि दो रिफ्लेक्शन के बाद यदि पाथ रिट्रेस करना है तो हमें आंसर कितना आ जाएगा? दैट आंसर विल बी इक्वल टू थीटा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस वही होना चाहिए जो मिरर का एंगल है, मिरर्स का एंगल आपस में। तो क्या बच्चों बात समझ आई सब बच्चों को? चलिए मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा क्या किया। याद रखो कंडीशन, रिट्रेस कब कर दी है? जब परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। तो परपेंडिकुलर सेकंड रिफ्लेक्शन पे करवा दिया, थोड़ा सा जियोमेट्री यूज करके आंसर फाइंड कर लिया। चलिए बहुत अच्छा बात। आगे देखो जी बच्चों, कैसे कर लेंगे? सी, यहां पे बोला है बेटा इंसिडेंट रे जो है वो इंक्लाइन के साथ 30 डिग्री पे इंसिडेंट हो रही है। ध्यान से समझना, इंसिडेंट रे ये मिरर दिया हुआ है हमें यहाँ पे, है ना, ये मिरर है। इंसिडेंट रे जो है वो इंक्लाइन के साथ 30 डिग्री पे इंसिडेंट कर रही है और इसका एंगल भी 30 है। हमें पूछा जा रहा है एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद हॉरिजॉन्टल। रिफ्लेक्टेड रे का हॉरिजॉन्टल के साथ क्या एंगल होगा? चलो करते हैं बात शुरू। तो बेटा ये 30 है तो मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। देखो ये नॉर्मल है हमारा, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन का मिरर है तो नॉर्मल ऐसा होगा, ठीक है, 90 डिग्री पे। तो ये एंगल कितना हो गया? 60। तो बेटा जो रिफ्लेक्टेड रे होगी वो भी कितने एंगल पे जाएगी? 60 पे ही जाएगी। तो ये टोटल एंगल है बेटा कितना? 90। अब ध्यान दो तो ये 60 पे जाने का मतलब है ये कुछ ऐसे जाएगी, ये देखो, ठीक है। तो ये हो गई रिफ्लेक्टेड रे। सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। समझो ये 30 था तो ये एंगल 30, ये एंगल 60, टोटल 90। तो ध्यान देंगे तो रिफ्लेक्टेड एंगल हॉरिजॉन्टल के क्या हो जा रही है? पैरेलल। तो आंसर क्या आ जाएगा? एंगल का आंसर आ जाएगा 0 डिग्री। क्यों ऐसा हुआ? रिफ्लेक्टेड रे जो हो गई, रिफ्लेक्टेड रे पैरेलल, पैरेलल टू इंसिडेंट, सॉरी हॉरिजॉन्टल। तो रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल के पैरेलल हो गई, इस वजह से आंसर आया 0। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है बच्चों? हमने प्लेन मिरर का कंसेप्ट अपना फिनिश कर दिया है, ठीक है। सो आप सभी बच्चे क्या करेंगे? आप सभी बच्चे प्लेन मिरर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आपके पास हो, आपकी जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, लखमीर सिंह जनरली बच्चे फॉलो करते हैं, तो लखमीर सिंह में प्लेन मिरर के जितने भी क्वेश्चंस मिले आपको सारे कर डालो, सब खत्म कर दो। अपनी बुक एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है वो खत्म कर दो प्लेन मिरर का। उसके बाद आपको यदि उससे कोई भी क्वेश्चन ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप वो बता दो कि ये क्वेश्चन सर हमें नहीं आ रहा है, दैट आई विल सॉल्व इन द क्लास में, ठीक है। इन क्लास आई विल सॉल्व दैट, और उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। या फिर कमेंट सेक्शन में मैं रिप्लाई करके आपको सॉल्यूशन बता दूंगा। तो ये आपको समझ आ जाना चाहिए और कोई डाउट हो वो बता ही देना है। थैंक यू।